साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में और एनसीईआरटी अमृत बैच का। आपको पता है रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। क्लास 6 से मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था। कल मैंने पहला वीडियो डाल दिया जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था। चैप्टर का नाम था आपका पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसको हमने डिटेल में किया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ ज्योग्राफी का, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या साइंस के सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या साइंस के अभी मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा इस पूरा सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पूरा मैं कंटिन्यू रखूँगा। चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए थे, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा। हिंदी का पीडीएफ होगा लेकिन इंग्लिश भी टर्म यूज़ करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को भी कोई समस्या ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। और ये वीडियो पता ही होगा आपको कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 17वीं बीपीएससी दरोगा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिना एनसीईआरटी का अब काम चलने वाला नहीं है। तो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज बेसिकली मैं दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं हाईलाइट नहीं कर सकूँ। मैं इसमें निरंतर प्रयास में लगा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि आप बुक लेके बैठ जाइए, उसको हाईलाइट करते चलिए। मेरे पढ़ाने के बाद से आप हर चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं बताते चलूँगा। और एक बार आपको खुद से वादा करिए कि एक बार रीडिंग आपको भी आज करना है। तो चलिए, लिखा हुआ है कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ बिना जोड़ घटाव गुणा भाग के नहीं हो सकता है। वैसे ही किसी भी ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझना है तो बिना अक्षांश देशांतर के आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। चलिए, हम लाइन बाय लाइन इस चीज़ को लेके चलेंगे। जहाँ एक्सप्लेन करना होगा एक्सप्लेन भी करेंगे। कह रहे कि पिछले कक्षा अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी एवं मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारी पृथ्वी है पूर्णतः क्या है, गोला नहीं है। ये जाइएगा, यहाँ पर ध्रुवों के पास ये थोड़ी सी ऐसे चपटी हुई है दोनों साइड, लेकिन बीच में थोड़ा सा देखिए इस टाइप से उठा हुआ प्रतीत होता है। बस यही लाइन कह रहा है। क्या यह कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिएगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। अब इस किसी को हाईलाइट मत करिएगा, मैं खुद गोला लगा दूंगा कि यहाँ से यहाँ कर लेना, वहाँ करिएगा। बस मैं इसे पढ़ने के लिए दिखा रहा हूँ। मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल नहीं है, इसके इधर चपटी है इधर चपटी है। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी चपटी आकृति है इसकी। तो कह रहा है कि ग्लोब को क्या आपने देखा है, और ग्लोब जो है आपकी पृथ्वी का क्या है, लघुतम रूप है। एक उसका खाका कह सकते हैं, एक नमूना कह सकते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए। तो ग्लोब समझिए कि पृथ्वी है। आपने संतरा देखा होगा, लगभग उसी आकृति की क्या हमारी पृथ्वी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बस रीडिंग मार लीजिए। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेके जा सकते हैं। ग्लोब बहुत सारे, जैसे गुब्बारा होता है ना कि उसको पचका के रख लिए पॉकेट में, फिर गए जहाँ पे उसको फुला दिए, उसी प्रकार की क्या होती है आपकी पृथ्वी भी होती है। बस यही कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसे उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है। ये बार बार जब भी मैं ज्योग्राफी का क्लास लेता हूँ तो एक बात कहता हूँ कि दो गतियाँ होती हैं पृथ्वी की। एक होती है रोटेशन, जिसको परिभ्रमण कहते हैं हिंदी में, और एक होती है रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष, ये अक्ष है ना, ये डंडी जैसा लगा हुआ है, ये अपने अक्ष पे खुद में जब घूमती है, जैसे कि कभी आपने लट्टू नचाया होगा या कुम्हार को नचाते हुए देखा होगा आपने, तो एक एक्सिस पे ये घूमती है। तो ये जो अपने खुद के एक्सिस पे राउंड करती है ना गोल गोल, तो इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, यानी कि परिभ्रमण कहते हैं। और ये इसको खुद का राउंड करते हुए किसी और का बीच, माने कि यहाँ सन है और ये तो खुद राउंड करे, ये क्या हो गया आपका एक्सिस पे, ये रोटेशन हो गया। लेकिन ये रोटेशन करते करते ये सन के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दे तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। जैसे कि आप अपने बगल में एक लट्टू नचा दीजिए तो लट्टू जो है आपको खुद नाचता है, वो हो गया अपने जो लोहा की जो उसकी आकृति होती है उस पर नाचता है, वो हो गया रोटेशन। और जो आपके तरफ नाचते हुए चारों तरफ आपका घूम गया उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है।
पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु का स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब यही कह रहा है कि पृथ्वी जो है उसमें दिखाना किसी स्थान को, किसी सिचुएशन को बड़ा मुश्किल होता है, बिंदु का आकार का वो दिखता है। यह प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होगी। अगर कहीं पोजीशन किसी को दिखाना है तो पृथ्वी पे कैसे दिखाइएगा, ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग बात बता रहा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम लोग अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ तक आप क्या करिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, अगर इसके आगे करना होगा तो मतलब इस सारे बिंदुओं को आपको हाईलाइट करना है कि अक्ष क्या होता है। इसने इसी को बताया है। यहाँ पर देखिएगा अक्ष क्या होता है, ये इसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो देखना कि इसमें सुई की तरह एक चुभा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अक्ष बोलते हैं। मतलब ये इसको अक्ष बोलते हैं ये, ठीक है। और ये एक दूसरे में एक डंडी की तरह लगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और इसी के संदर्भ में पृथ्वी क्या होती है, आपको रोटेट करती है। और ये अक्ष जो है कहाँ कहाँ से, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है ऊपर वाला, और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसी को समझा रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसी में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिएगा कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। देखना ग्लोब को पकड़ के आप ऐसे हाथ से मार के घुमाइएगा तो ऐसे रोटेशन इसका कैसे होगा, पश्चिम से पूर्व, जो जैसे कि पृथ्वी। तो सवाल यहाँ बन सकता है कि पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, तो याद रखिए पश्चिम से पूरब, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि हम सुई दिखाते हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन एक्चुअल पृथ्वी में कुछ बीच में से सुई नहीं है, बल्कि बस वो अपने अक्ष पे घूमती है, ऐसा कोई सुई हुई है नहीं, ठीक है। यही कह रहा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा को भी ग्लोब दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए ये इस लाइन को आपको हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली दो काल्पनिक रेखा, एक तो अक्ष हो गई और दूसरी क्या है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। तो यानी यहाँ वहाँ से मैंने जहाँ से बोला वहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट को। ये कहा क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मैं यहाँ आपको सिंपल वे में दिखा दूँ। तो ये इसका कहने की मतलब ये है कि मानिए कि ये क्या है, आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में से एक लाइन गुजरती है। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को हिंदी में हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। बस यही कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि इसके उत्तर वाली, इक्वेटर के उत्तर वाले भाग को, यानी कि सारी ये वाला भाग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण वाले इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को, और साउदर्न, इसके दक्षिण वाले भाग को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, आगे क्या दिया हुआ है इसमें। आगे है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब कह रहे हैं कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और किसी का स्थान बताना है तो उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में, डिग्री में मापा जाता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि विषुवत रेखा के दोनों ओर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विषुवत रेखा के दोनों ओर जो आपके ये लाइन खींचे जाते हैं किसी अंश पे, मतलब किसी एंगल पे, उस लाइन को हम लोग, 1 डिग्री का अंतराल वाले लाइन को हम लोग अक्षांश रेखा यानी कि हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई समानांतर रेखाएं, ये जो है यही क्या कहलाती है, इसको हम लोग अक्षांश के नाम से डिनोट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलिएगा तो कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश अंश को दर्शाती है
अब विषुवत वृत्त कह रहे हैं कि मतलब 0 डिग्री ये अक्षांश, ये 0 कोई एंगल नहीं होता। आज एंगल समझा दे रहा हूँ, शायद आप एंगल नहीं समझ पा रहे होंगे इसके। ये बात ये होता है, मानिए कि मैं कह दूँ कहीं कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी है, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी है। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन इसकी एंगल कैसे होती है भाई, ये 23.5 होता कैसे, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ विषुवत रेखा से एक कोण मापा जाता है। जैसे मानिए यहाँ से एक एंगल खींचिएगा इस जगह की, मानिए आपको इस जगह की स्थिति जाननी है, तो यहाँ से बीच से मिला के एक एंगल खींचिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 23.5 डिग्री आएगा, और इसी को 23.5 डिग्री कहा जाता है। मानिए कि यहाँ का जानना है, ये 23.5 डिग्री आएगा। मानिए कि हमको ये कह रहा है विषुवत रेखा कैसे 0 डिग्री, अरे भाई यहाँ से जब एंगल यहाँ खींचना होगा आपको तो 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, फिर 10, 15, 20, 23 होगा, फिर 66.5 होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला 90 डिग्री ध्रुव नहीं होता है, तो यहाँ से एंगल जो होता है 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो जो भी एंगल डिसाइड किया जाता है यहीं से डिसाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। शायद आप ये कंसेप्ट नहीं जानते होंगे आज से पहले, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा। कह रहे कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री अंश या 1/4 यानी 90 है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि क्या आपको इसमें करना है। ये बोल रहा है कि जैसे कि पृथ्वी जो है, आपको ऐसे मेजरमेंट करिएगा पृथ्वी का, और बीच में से ये लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो है टोटल 4 भाग इक्वल है इसके, 1, 2, 3, 4। टोटल कितना डिग्री होगा भाई, कोई भी जो सर्कल होता है 360 डिग्री बनाता है, तो 360 में 4 से भाग कर दिए, कितना होगा, 90 का 1 भाग निकल के आएगा, 90, 90, 90 चारों हो जाएंगे। बस यही कह रहा है। अब इस बिंदु को हाईलाइट करना है कि इस प्रकार, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव यानी कि साउथ नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा कि 90 डिग्री उत्तरी को, मतलब कि यहाँ वाला जो आपको 90 डिग्री दिखा है दक्षिणी हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका, ये उत्तरी हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे खींचा गया है। ये सर्कल का आकृति भी छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा एक लाइन और हम लोग ऊपर अगर चलते हैं तो आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि कह रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए। वही चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री अक्षांश से इधर वाले समानांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश और इधर वाले को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। उस बिंदु को हाईलाइट कर लीजिएगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा हो ना कि भारत की अक्षांशीय विस्तार इतनी 8 डिग्री 4 उत्तर, या फिर छोड़िए ना, वो कर्क रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर लिखते हैं या नॉर्थ लिखते हैं। तो वो दिखाना जरूरी होता है, जिस गोलार्ध में रहता है उसको हम लोग को दिखाना। सामान्यतः इसे उ या द के अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश पर 90 डिग्री पर स्थित है। मतलब अक्षांश तो सेम हो सकता है ना भाई, क्योंकि ये पूरा दुनिया जो है, आपको मानिए कि यहाँ पर कह रहा है कि महाराष्ट्र का एक जगह है चंद्रपुर भारत महाराष्ट्र में, मानिए यहाँ जगह है, ये कहाँ पर है, 20 डिग्री पर ये भी है। और एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि ब्राज़ील में, एक दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है बेलो हॉरिजॉन्टो, वो भी यहाँ पर 20 डिग्री पर ही है। अब बताइए, दोनों के बीच के में अंतर जानना होता तो हम कैसे जानते, जब नॉर्थ और साउथ इंडिकेट नहीं करते तो पता चलता। आप उत्तर दक्षिण जब इंडिकेट करते ही नहीं तो आपको दोनों में अंतर क्या पता चलता है, भाई ये भी 20 डिग्री ये भी 20 डिग्री, इसीलिए इसको नॉर्थ और इसको साउथ लिखा जाता है ताकि अंतर स्पष्ट किया जा सके। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तरी एवं वेलो हॉरिजॉन्टो वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री ऊ और यानी कि नॉर्थ एन कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में अक्षांश पर, तथा बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी यानी कि साउथ अक्षांश पर स्थित है। समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर कट सारी बातें हैं। चित्र 2.2 में स्पष्ट विषुवत रेखा से दूर जाते अक्षांशों का आकार घटता है। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से जब दूर जाइएगा ना तो अक्षांशों की आकार, इसकी लंबाई घट रही कि नहीं मेरे भाई, कम हो रही कि नहीं कम रही,
वही कह रहा है कि इसकी लेंथ जो होती है कम होती जाती है। सामान्यतः एक एवरेज डिस्टेंस 111 किलोमीटर इसको माना जाता है। यहाँ ऊपर क्या लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। मतलब ध्रुव तारा आपने पढ़ा होगा, आप कमेंट करके बताइएगा ध्रुव तारा जो है किस दिशा में है, उसी को कह रहा है कि उसका अक्षांश उसका भी बता सकते हैं। मतलब ध्रुव तारे की कोण मापकर आप अपने स्थान का भी अक्षांश बता सकते हैं। तो कमेंट करके हमको बताइएगा ध्रुव तारे किस अक्षांश पर अवस्थित है। अब ये डायग्राम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसको समझा दूंगा आपको, पहले डायग्राम समझा देता हूँ तब सारी चीज़ों पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ बीपीएससी टीआरई में भी लगातार और पीसीएस में लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको ठीक से इसको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो 0 डिग्री है इसको किस नाम से हम जानते हैं? इक्वेटर, यानी कि इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप इन सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते हैं आसानी से। इसीलिए थोड़ा सा इसको आसानी से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस 0 डिग्री को हम इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं आप जाइएगा 23.5 डिग्री, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस 23.5 डिग्री को किस नाम से जानते हैं भाई? उत्तर वाले को हम लोग कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही चले जाइए दक्षिण में सेम 23.5 डिग्री पे, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के नाम से जानते हैं। समझ में आया इतना? अब यहाँ बढ़ते हैं और 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त। यहाँ से सवाल पूछा है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन याद होना चाहिए आपको। 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं। वैसे ही उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि नॉर्दर्न, इसको सीधे लिखा जाता है आर्कटिक सर्कल भी कभी कह दिया जाता है। तो इसको आप यूं कहें तो आर्कटिक सर्कल भी कह सकते हैं, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल सर्कल भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। दो नाम है इसके। ठीक है, कितना को? 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। तो वही 66.5 डिग्री दक्षिणी पे आइएगा तो इसको अंटार्कटिक इंग्लिश इन दोनों सेम है, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, या फिर इसी को कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि साउथ पोल सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। अब 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री उत्तरी को नॉर्थ पोल कहा जाता है यानी कि उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब इसके सिचुएशन में थोड़ा सा कुछ चीज़ें और चेक कर लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब याद रखिएगा कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा, और इधर भी 0 डिग्री से लेकर साउथ में भी 23.5 डिग्री तक को हम लोग क्या कहते हैं? इस सर्कल को हम लोग एक नाम से इंडिकेट करते हैं। उसका नाम क्या है आपका? इसको कहते हैं, कहाँ चला गया यार? इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसको उष्णकटिबंध इंग्लिश में इसको कहते हैं टोरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरिड जोन के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंध। यानी कि सूर्य के प्रकाश यहाँ लगातार लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। जो भी यहाँ के कंट्री है, साउथ अफ्रीका हो गया या फिर अफ्रीका की कंट्री, जो भी यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ इसको टॉरिड जोन कहते हैं, हिंदी में इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि उष्णकटिबंध किस में स्थित है भाई? तो कहिए 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग उष्णकटिबंध, और दक्षिण को भी क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। इसलिए इस पर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ क्योंकि सब इस चैप्टर का सार इसी में स्थित है और सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण को हम लोग उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। यही तो कारण है ना कि यहाँ पे विश्वत कह सकते हैं ना कि अमेज़न बेसिन जो है, या फिर कह सकते हैं कि सदाबहार जो विश्वतरेखीय वन जो पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश और गर्मी खूब दबा के पड़ती है। जहाँ पे गर्मी पड़ेगी वहाँ बारिश पड़ेगी। अब आते हैं 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक। 66.5 को क्या बोलते थे? आर्कटिक रेखा वृत्त, या फिर आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है, या उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। इसके बीच के लाइन को हम लोग इस एक नॉर्थ टेम्परेचर जोन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध,
और इसको क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तरी दक्षिणी हटा दिया जाए तो सिंपल सी बात है कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दोनों अक्षांशों को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना कि नॉर्थ टेम्परेचर जोन इसको कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये अगर उत्तर में चला गया तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री दक्षिण वाले से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री दक्षिण वाले को हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हमने कहा था कि ये वाली जो लाइन है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये 66.5 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको शीत कटिबंध कहते हैं। दोनों में अंतर समझ लिए, दोनों तरफ के दक्षिण उत्तर पर ध्यान मत दीजिए अभी, इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। 66.5 से 90 सवाल पूछा जाएगा कि शीत कटिबंध क्या है भाई, तो आपको शीत कटिबंध यानी कि इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, फ्रिजिड जोन इंग्लिश में। तो कहिएगा फ्रिजिड जोन जो होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, उत्तर दक्षिण नहीं। यहाँ पर जब कहेगा उत्तरी शीतोष्ण शीत कटिबंध तो कहिएगा 66.5 से 90, दक्षिणी कहेगा शीत कटिबंध तो 66.5 से 90। अंतर स्पष्ट कर लीजिए मेरे भाई, बार बार कंफ्यूज होगा। शीतोष्ण जो होता है ये 23.5 से लेकर 66.5 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या, शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ, शीत और उष्ण, यानी कि यहाँ इसका भी प्रभाव गर्मी भी दिखेगा और इसका यहाँ भी प्रभाव, क्योंकि बीच में है, ठंडी भी दिखेगा। और शीत का मतलब कंप्लीटली क्या हो गया, ठंडी हो गया। अब इसी चीज़ को आगे के लाइन में सब समझाया हुआ, अब आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, हमने थोड़ा सा इस पर समय इसीलिए दे दिया। चलिए अब थोड़ा सा अब इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इसमें दे रखा है। हाँ चलिए, अब दे रखा है कि महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, यानी कि इसको भी 0 डिग्री कहते हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर को कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण को कहते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। आगे चल के आपको इसको डिटेल में दे रखा है, चलिए इसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी होती है। सब अब क्लियर हो जाएगा। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं भाई, 66.5 डिग्री उत्तर को हम लोग विषुवत वृत्त या फिर आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। वही जाइएगा तो आप 66.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो इसको थोड़ा सा समझाया गया है। अब ये बात कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है। यानी जो मैंने बताया था, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, तो इसके बीच का जो है यानी कि उष्ण कटिबंध जो है, इसमें जो है ना कि सूर्य जो है एक बार जरूर लंबवत पड़ता है 90 डिग्री पे। और कोई भी चीज़ लंबवत पड़ेगा तो इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उष्ण कटिबंध कहा जाता है। चाहिए तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिया है कि कभी टॉर्च जलाइएगा, आप टॉर्च जलाइएगा, सूर्य को टॉर्च मान लीजिए, कभी सीधा टॉर्च जलाइएगा तो भले कम क्षेत्र पर पड़ेगा लेकिन वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा पड़ेगी और उष्मा ज़्यादा लगेगी। वही थोड़ा तिरछा करके जलाइएगा तो ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगा लेकिन प्रकाश और उष्मा कम हो जाएगी। इसी को आगे समझा दिया है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए कर्क और मकर रेखा के बीच में ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो लंबवत जो होता है सूर्य की प्रकाश, वो ज़्यादा क्या करती है, हिट करती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, देखिए तिरछी होती जाएगी ना, यहाँ पर और हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त की वाले क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर जाइएगा तो ये 23.5 डिग्री हो गया उत्तर, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बिंदु हो गया आपका, और वृत्त हो गया 66.5 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 हो गया, यहाँ पर भी 66.5 और यहाँ पे 90 हो गया। तो ये कह रहा है कि वही कह रहा है कि 23.5 डिग्री से लेकर हम 66.5 डिग्री उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी, उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ के क्षेत्रों को, 66.5 इधर का भी उधर का, अगर उत्तर कहेंगे तो इधर वाला होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि लगातार कैसे सवाल पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहेगा, शीतोष्ण कटिबंध। अगर उत्तर कहेगा तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण कहेगा तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, चलिए, कई लोग तो केवल आके रीडिंग मारते रहे, वैसे नहीं पढ़ाया जाता है।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुवीज को ठंड बहुत होता है, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से बहुत ज़्यादा होता है। इसको शीत कटिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहा है कि जैसे कि हमने 66.5 कर 23.5 यहाँ पढ़ लिया, 66.5 यहाँ पढ़ लिया, दोनों में सेम होगा ना, 23.5 66.5 यहाँ 90। अब कह रहा है कि 66.5 से लेकर 90 के बीच की दूरी, 23.5 से 66.5 क्या था आपका, वो शीतोष्ण था, शीत और उष्ण दोनों का प्रभाव। लेकिन 66.5 से 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ये दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा। अगर उत्तर में देखेंगे 66.5 से 90 उत्तर, तो क्या होगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यही चीज़ दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा अब हो गया, हमने इसको देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में, ये समझाया है उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। एक्चुअली देशांतर रेखा होती क्या है ये जानिएगा। देशांतर रेखा जो होती है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा। देखिए ना, तो सब मिला रही है, दिखेगा नहीं लेकिन सब मिला रही है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब किसी भी जगह का समय निर्धारण करने में सबसे बड़ी भूमिका देशांतर रेखा की होती है। चलिए इसको रीडिंग मारते हैं। किसी स्थान की, इसको ऊपर वाले को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये शीतोष्ण कटिबंध मैंने नहीं बोला, लेकिन इसको हाईलाइट, खुद आप समझदार हैं, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां भी आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि किसी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर अवस्थित है, लेकिन उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को हम लोग देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। वही कह रहा है कि हो सकता है कि देशांतर नहीं बताएगा तो यहाँ पे कोई जगह है और यहाँ पर भी, तो इसका भी लोकेशन एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, ना समय बता सकते हैं, उसी को ये समझाया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है पढ़िएगा। कह रहे हैं कि कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट सेकंड में, जो नहीं लिखते हो इतना डिग्री और मिनट पे एक डैश लगाते हैं, उसी की बात कर रहा है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस यही कह रहा है कि अगर आप ये देखिएगा देशांतर रेखा ना, तो इसकी दूरी जो होगी ना, विषुवत रेखा के इस यहाँ से 0 डिग्री से जाइएगा, यहाँ दूरी जो होगी 0 डिग्री से घटेगा। देखिए ना, इसके बीच की दूरी ज़्यादा था, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम, और ध्रुव पर 0 हो गया। यहाँ पे भी कम होता गया, कम होता गया, कम होता है, यहाँ 0। यही कह रहा है कि चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, आप जाइएगा जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, घटती जाती है। इसी चीज़ को क्या किया है, ये समझाया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। इनकी लेंथ जो होती है ना, सबकी समान होती है। जैसे कि आप देखिएगा उधर जाके, जैसे अक्षांश रेखाओं में क्या देखिएगा, यहाँ पर इसकी लेंथ कम है ना, लेकिन इनकी सबकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यही बोल रहा था। और एक सवाल और पूछा जाता है कि वृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल का निर्माण जो है बस एक कर पाता है, कौन, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये वाला। मतलब ग्रेट सर्कल मतलब पूरा वृत्त का निर्माण 0 डिग्री कर पाता है, लेकिन सभी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, आपके बृहद वृत्त का निर्माण करती है। देखिए ना, ये भी एक वृत्त की तरह बन रहा है, ये भी एक वृत्त की तरह, मतलब कि एक गोला एक बन जा रहा है। ये प्रश्न यहाँ पूछा गया, इसलिए मैं आपको रिपीट कर दिया। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इसीलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन है, तभी सभी देशों ने निश्चय किया। हाँ, इस चीज़ को ऊपर वाला में कुछ छोटा हुआ है। ध्रुवों पर शून्य, जहाँ सभी देशांतर रेखा आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व, इस 180 डिग्री पश्चिम की गणना की जाती है। प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट आप कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है। आपको उठाना है यहाँ से और यहाँ तक, आपको यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, पूरा
यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि ये समय का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल था, तो एक जगह लिया गया ग्रीनविच लंदन, ये वहाँ पे एक वेधशाला स्थापित की गई और कहा गया ना कि यहीं से देशांतर रेखा का हम मेजरमेंट करेंगे। इसके पूर्व वाले को हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा, और इसके पश्चिम वाले को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। इतना लाइन में यही कहा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आप इसको देख पाते हैं तो अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं की जानकारी सही मिल पाएगी। ग्लोब पर आप स्थान का पता आसानी से लगा। उदाहरण के लिए असम में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। असम में जो धुबरी है इसके अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करें, ये समझाने का ग्रिड की बात करें, जैसे कि ये अक्षांश रेखा हो गई ना, और ये देशांतर रेखा, चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ। ये सब क्या हो गया, अक्षांश रेखाएं, और इधर से एक लाइन हम ट्रेस कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरफ देशांतर रेखा। तो कहीं की स्थिति जानना है तो ये वाली पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही कह रहा है, यानी कि इसके देशांतर और इसके अक्षांश, ये वाली पॉइंट आपको जहाँ काटती है वहीं सब चीज़ निर्धारित की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, मतलब सही स्थिति जानने के लिए इधर से जाएगा, उसको भी इधर से जहाँ काटेगा वही आपकी सही स्थिति किसी जगह की हो जाएगी जहाँ देशांतर और अक्षांश रेखाएं काटती है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, वही परपेंडिकुलर, और ये लाइन खींचने के लिए कह रहा है वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4, क्षैतिज रेखाओं को लिख के इनको एडिट करिए, व्यक्त करिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त का निर्माण करिए। इन छोटे वृत्त को अब से इंडिकेट करिए। वही कह रहा है कि जहाँ ये काटती है इसको एक वृत्त बनाइए, वहीं जगह होता है और वहीं स्थिति होती है। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतर एवं क्षैतिज उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि आपको अगले चैप्टर्स में आएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर ग्रीनविच लंदन क्या है। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, यहाँ एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे वाला, और यहाँ आइएगा तो आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो अभी इसके बारे में बताएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइए कि इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ बात ही नहीं है, आगे चल के हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब आप देखेंगे कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कैसे गोला करके खाच के दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे एक दूसरे को काटती है, वही है, ठीक है। देशांतर और समय के बारे में कुछ बातें डिटेल में करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। समय को मापते समय सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा के ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ये स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा समय है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त में सबसे बड़ी होती है। जो हमारी इमेज होती है, छाया जो होती है, परछाई, वो शाम के समय सबसे लंबी और दोपहर में सबसे छोटी बनती है। और ये समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका सूर्योदय सूर्यास्त को ही बता रहा है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर, यानी इसको मेरिडियन कहा जाता है, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कह रहे हैं कि मतलब कि सबसे ऊंचे स्थान पर जब स्थित होगा सूर्य, यानी परपेंडिकुलर पड़ेगा, उस समय क्या होगा, हर जगह क्या होगा आपका दोपहर, सूर्य एकदम सीधी रेखा में आपको पड़ेगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होंगे उनको उस समय ग्रीनविच से आगे होगा और जो पश्चिम में होगा वो पीछे होगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले भी कई क्लासेस में कि यहाँ ग्रीनविच है और जो जगह इधर होगा पूर्व में, इससे वहाँ पे समय जुड़ेगी, और जो पश्चिम में होगा वो समय क्या होगी, घटेगी। यही एक एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे कि मैं आगे बताऊँगा, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 4 मिनट, और वही 15 डिग्री अक्षांश बराबर होता है आपका 1 घंटा यानी 60 मिनट। कैसे निकालते हैं, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है किसी सर्कल में, और आप निकालिएगा तो आपके 90 डिग्री जो होते हैं इसकी रेखाएं निर्धारित नचों को 36 होता है, यानी कि 90 डिग्री जो होता है दोनों तरफ होता है अक्षांश। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि देशांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 178 सॉरी। कैसे 179 होती है मैं इसको एक्सप्लेन भी करता रहूँ, पता नहीं आप फिर कहीं पढ़ पाइएगा नहीं। देखिए इधर साइड में टोटल कितने हो गए, यहाँ 90, और इधर साइड में टोटल कितने हो गए, 90 180 हुए। लेकिन कहा जाता है कि, और एक बीच वाली
विषुवत रेखा कितनी होगी 181। लेकिन कहा जाता है कि ये लाइन जो होता है लास्ट में चल के एक बिंदु बन जाता है और बिंदु कभी भी रेखा नहीं होती है, इसीलिए एक ये और एक घटा दिया जाता है। 2 घटाने के बाद से अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे के एनसीईआरटीज में भी आएंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। वही देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो ये ग्रीनविच हो गए, इधर कितना है 180 और इधर कितना है पश्चिम में 180, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक है, सामान्यतः एवरेज की बात की है तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और वही 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 111.3 किलोमीटर होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी को समझाने की कोशिश किया है कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। एक जगह के बारे में इसने दिखाया है कि एक जगह जो है ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में स्थित है। 15 डिग्री पूर्व, यानी कि ये ग्रीनविच है आपका और यहाँ से 15 डिग्री पूर्व में कोई देशांतर पर कोई जगह स्थित है 15 डिग्री पर। और मैंने कहा कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 वाला कितना होगा भाई, 4 में 15 से गुणा कर दीजिएगा, 15 चौको 60। 1 घंटा ये जगह क्या होगा, अगर पूर्व में है तो आगे होगा, यानी ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा तो इस जगह पर 1 बजेगा। वही कोई स्थान ग्रीनविच से आपको पश्चिम में है उतना, तो वहाँ इसकी स्थितियाँ उल्टी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम का मतलब हो गया 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 4 मिनट। तो कितना डिग्री पश्चिम में भी 15 डिग्री होगा, तो 15, एक चॉकलेट का दाम 4 रुपये, तो 15 का 15 चौको 60 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे यह स्थान पीछे होगा क्योंकि पश्चिम में है। इसी चीज़ को ये डिटेल में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, पढ़िएगा। कह रहे कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती होगी। बिल्कुल, यहाँ 360 से अब भाग करिएगा 24 का तो निकल के आएगा वो 4, वही कह रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, 15 गुणे 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात दोपहर के 1 बज रहे होंगे। मैंने बताया ना दोपहर के। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पे, वो 180 का बता रहा है आगे चल के कि 180 पे कितना होगा, तो 180 से क्या करिएगा 4 से गुणा करके और सीधे क्या करिएगा उत्तर। समझ में आ गया, इसी को ये एक्सप्लेन किया आगे चल के। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि इसको न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, इसीलिए इसको दिखाया गया है। किसी भी समय किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में वहाँ पर 12 बजा होता है। ठीक है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय को हम लोग स्थानीय समय कहते हैं और इसको यमयोत्तर या मेरिडियन भी इसे इंग्लिश में मेरिडियन कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिए, मैं भूल गया बताने के लिए कि यहाँ से लेकर ये सारे बिंदु को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, सब इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं और मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ। ठीक है, अब ये बातें हो गई। अब जो है, अब कह रहे हैं कि हम मानक समय क्यों मापते हैं, कभी कहीं भी जगह का स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्यों होता है, अब इसी को बताया है। अब ये कह रहा है कि एक उदाहरण देके बताया है कि यहाँ पर सबसे पश्चिमी हमारा भारत जो है, भारत की बात करते हैं, छोड़िए वाला, भारत की बात करते हैं, यहाँ पर नहीं रखा। भारत में सबसे एक हमारा पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री, ये आपने पढ़ा ही होगा, 68 डिग्री 7 मिनट सबसे पश्चिमी, और पूर्वी क्या होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सबसे पश्चिम गुजरात में एक जगह है द्वारका और असम में एक जगह है जिसका नाम है क्या, डिब्रूगढ़। इनके समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ पर अगर कोई अपने मीटिंग फिक्स करता और बोलता कि मैं इतने समय बाद आ जाऊँगा, तो इसमें और इसमें समय का अंतर 1.25 घंटे का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो जाता ना। इसीलिए हर जगह के समय का एक निर्धारण किया गया और उस देश के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, उसी को हम लोग मेरिडियन के नाम से जानते हैं, यमयोत्तर के नाम से जानते हैं। और भारत में ये लाइन 82.5 डिग्री पूर्व से खींची गई है। और आगे के एनसीईआरटी 9th में आपको इसमें डिटेल में दिया होगा कि 82.5 डिग्री पूर्व जो होती है ये 5 राज्यों से, ये कहाँ से खींची जाती है, याद रखिएगा आपको, प्रयागराज के, मिर्ज़ापुर या नैनी से खींची जाती है, जिसके कारण पूरा समय जो होता है हमारा बैलेंस हो जाता है। बस यही समझाया है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जो बीच से गुजरता है उसको स्टैंडर्ड टाइम मानिए, IST कहते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के लिए। इस यमयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक समय यमयोत्तर कहा जाता है। इसे यमयोत्तर स्थानीय
समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। कहाँ से मन करे तो ये द्वारका वाला भी हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल हूबहू पूछ दे। और 82.5 डिग्री को याद रखिए, या तो 82.5 डिग्री ऐसे लिख सकता है, या 82.5 डिग्री ऐसे लिख सकता है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट लिख सकता है। लेकिन 82 डिग्री 50 मिनट वाला कभी ऑप्शन मत लीजिएगा, ये गलत होता है। ठीक है, अब चलिए, अब एक और उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर देखिए कबीर का एक एग्जाम्पल दे रखा है। कह रहे कि कबीर एक कोई व्यक्ति है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कबीर कोई व्यक्ति है, वो क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, उसके यहाँ 2 बजे, ठीक है। और भारत में एक व्यक्ति है, तो भारत समय अनुसार क्रिकेट कब स्टार्ट होगा यही पूछा है। तो बस यही बताने की कोशिश 7:30 बजे कर रहा है, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि भारत के स्थानीय समय और ग्रीनविच लंदन के स्थानीय समय में, ग्रीनविच है और इधर भारत है, में कितना का अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश बराबर 4 मिनट होता है, और 5.5 घंटा को जब निकालिएगा 4 से गुणा करके, आपको 4 से गुणा करके नहीं, मतलब 1 घंटे में तो 15 डिग्री हो गया ना, तो 15 डिग्री से गुणा करिएगा जब आप 5.5 घंटे को, तो आपको कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 330 मिनट निकल के आएगा, जो कि 5.5 घंटे के बराबर है। तो यही कह रहा है एक सिंपल सी लाइन कि भारत के स्थानीय समय और ग्रीनविच लंदन के स्थानीय समय में कितना का अंतर पाया जाता है? 5.5 आवर का अंतर पाया जाता है। भारत का स्थानीय समय 5.5 घंटा आगे होता है, क्योंकि लंदन से पूर्व में भारत कितना स्थित है? 82.5 डिग्री स्थित है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम के 7:30 से मैच शुरू होगा तथा देर रात्रि तक समाप्त होगा। 50-50 मैच होगा तो चलेगा ना, 7 घंटा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के समय में कितना अंतर होता है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और लास्ट लाइन, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय पूछा जा सकता है, अपनाया गया है। इसका मतलब है कि कोई देश ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो उसका मिडिल खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको टाइम जोन में अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसी की बात करें, जैसे रूस में इसको 11 टाइम जोन में बांटा गया है, ध्यान रखिए। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर मिलेंगे, यानी कि पृथ्वी को 24 बराबर भागों में बांटा गया है, ये कह रहा है। तो यानी 360 में 24 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 15 डिग्री देशांतर करके आएगा। वही इसको आपको डिटेल में समझाया है। मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये हूबहू आपके एग्जाम में आएगा। अब सवाल क्या है, ध्यान रखिएगा इसको। सवाल है कि प्रमुख यामोत्तर क्या है? 3 ही ऑप्शन है, 4 नहीं है। प्रमुख यामोत्तर यानी मेरिडियन कह रहा है कि मेन मेरिडियन जो होता है हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा ही तो होता है ना, इसमें कोई दिक्कत है, जो ग्रीनविच लंदन से। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। मैंने बताया था ना, यहाँ 33.5, यहाँ 66.5 और यहाँ 90। तो शीत कौन होता है? 66.5 से 90, तो ध्रुव के नज़दीक नहीं है ये। शीतोष्ण जो है 66.5 इसके नज़दीक है, ठीक है। तो देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, इसमें नहीं बताया, लेकिन 360 होती है। अगला प्रश्न जो है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा ना, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त यही है ना, यहाँ पर ये वाला 66.5 डिग्री दक्षिण वाला, तो इसको क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड जो है अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी रेखाओं का जाल है, इसी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा। आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बताइए कैसा सेशन लगा। और जो भी ग्रुप होगा उसमें दबा के शेयर करिएगा। और जिन्होंने पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा कल वाला, देख लीजिएगा, एक लेक्चर इसका हुआ है। और रोज़ इसी समय 12 बजे से पहले या 12 बजे के आसपास, या हो सकता है 12 बजे से पहले, आपको एक वीडियोस डेली मिलेगी ज्योग्राफी का। और कहिएगा तो साइंस का भी कमेंट करके बताइएगा, कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन को दबा के शेयर करिए, दबा के प्यार दीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, ज्योग्राफी NCERT प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख सकते हैं और कल का वीडियो भी देख सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।